नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबके अनुभव से जुड़ी बात पर गौर करने वाले हैं हम्म कि हमें अक्सर बुरी यादें मतलब नेगेटिव अनुभव अच्छी यादों के मुकाबले ज्यादा क्यों याद रहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। कभी सोचा है कि स्कूल की कोई पुरानी बेइज्जती या कोई फेलियर सालों बाद भी मन में एकदम ताज़ा क्यों महसूस होता है, बिल्कुल। जबकि शायद उसी टाइम की कई तारीफें या छोटी छोटी खुशियां वो जैसे धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि ये कोई मतलब पर्सनल कमी नहीं है किसी की, या कोई खामी नहीं है। अच्छा। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने का, उसकी जो बनावट है ना, उसका एक अहम हिस्सा है। ओके। इसका सीधा कनेक्शन हमारे लाखों साल पुराने सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। अच्छा। एक तरह का झुकाव है ये, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नेगेटिविटी बायस, बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मकसद यही है, इस पहेली को समझना। हाँ। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ लेता है, इसके पीछे क्या कारण है। हम्म। और सबसे जरूरी, क्या हम इस दिमागी पैटर्न को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिविटी की तरफ झुकाव, ये आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, ये हमें अपने पूर्वजों से मिली एक एवोल्यूशनरी विरासत है। अच्छा, एवोल्यूशनरी। हाँ, जरा कल्पना कीजिए लाखों साल पहले के जीवन की। कितना अनिश्चित, कितना खतरों से भरा। हाँ, मतलब जंगली जानवर, पता नहीं क्या खाने लायक है क्या नहीं, बिल्कुल। जहरीले पौधे, मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो उस माहौल में जिंदा रहने के लिए ये याद रखना कहीं ज्यादा जरूरी था कि किस गुफा के पास कोई खतरनाक जानवर मिला था, ओके। या कौन सा फल खाने से कोई बीमार पड़ा था। मतलब ये याद रखना ज्यादा जरूरी था कि खतरा कहाँ है, बजाय इसके कि कल का सूर्यास्त कितना सुंदर था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन आदि मानवों ने खतरों को, मतलब नेगेटिव अनुभवों को, जैसे दर्द, डर, कोई नुकसान, ज्यादा शिद्दत से याद रखा, वो ज्यादा सावधान रहे, ज्यादा समय तक जिए। और उन्होंने ये आदत आगे पास ऑन कर दी। एग्जैक्टली। ये प्रवृत्ति अगली पीढ़ियों तक पहुंचाई। और दूसरी तरफ जो शायद ज्यादा बेफिक्र थे, या जिन्होंने सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दिया, हाँ। उनके लिए अनजाने खतरों का शिकार होना आसान था। समझ रहे हैं? खतरा मिस करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती थी। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। जबकि कोई अच्छा मौका, मान लीजिए कोई मीठा फल चूक गया, तो उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं थी। ये तो समझ आता है, मतलब जान बचाने के लिए दिमाग का अलर्ट रहना तो जरूरी ही था। हाँ, इसी को कई बार स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल से समझाते हैं। स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल, ये क्या है? हाँ, मतलब धुआं पकड़ने वाले यंत्र का सिद्धांत। सोचिए, आपके घर में लगा स्मोक अलार्म, अगर रोटी थोड़ी ज्यादा सिंह पर भी बज उठता है। हाँ, होता है, कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है, पर आप उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर वो असली आग लगने पर ना बजे, तो बहुत बुरा हो सकता है। बिल्कुल, नतीजा भयावह हो सकता है। हमारा दिमाग भी कुछ इसी तरह डेवलप हुआ है। वो नेगेटिव जानकारी, यानी संभावित खतरे के सिग्नल के लिए वो हाइपर विजिलेंट हो गया, अति सतर्क। ओके। वो 100 बार झूठा अलार्म बजा दें, ये मंजूर था, पर एक बार असली खतरे को नजरअंदाज करना, वो जानलेवा हो सकता था। समझ गए। इसलिए ये नेगेटिविटी का झुकाव हमारी दिमागी मशीनरी में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग, ये तो हुई इवोल्यूशन वाली बात। लेकिन दिमाग के लेवल पर क्या चल रहा होता है, मतलब ब्रेन में क्या होता है, कौन से हिस्से, कौन से केमिकल्स इसमें रोल प्ले करते हैं? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे दिमाग के भीतर ना इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए एक छोटा सा बादाम के शेप का हिस्सा होता है। उसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला, हाँ सुना है। हाँ, इसे आप दिमाग का इमोशनल सेंटर या अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। ओके, अलार्म सिस्टम। तो जब हम किसी डरावनी, बुरी, चौंकाने वाली या बहुत निराशाजनक घटना का अनुभव करते हैं, तो ये एमिगडाला बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। पॉजिटिव या न्यूट्रल अनुभवों के मुकाबले नेगेटिव अनुभवों पर इसकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा तेज और मजबूत होती है। अच्छा, तो ये एमिगडाला जब एक्टिव होता है तब क्या करता है, ये यादों को कैसे इम्पैक्ट करता है? हाँ, तो जब एमिगडाला एक्टिव होता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इनका रिलीज शुरू कर देता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन्स। हाँ, ये हार्मोन सिर्फ बॉडी पर ही असर नहीं डालते, बल्कि ये एक तरह के मेंटल हाइलाइटर या मेमोरी मार्कर का काम करते हैं। मेंटल हाइलाइटर, इंटरेस्टिंग फ्रेज है। हाँ, मतलब ये हमारे मेमोरी सेंटर यानी हिपोकैम्पस, जो यादें बनाने और सहेजने का काम करता है, उसको सिग्नल भेजते हैं कि ध्यान दो, ये जानकारी बहुत जरूरी है,
ये खतरे का संकेत हो सकती है। इसे पूरी डिटेल्स के साथ मजबूती से स्टोर करो। अच्छा। तो इन स्ट्रेस हार्मोन्स की मौजूदगी उस नेगेटिव अनुभव को हमारी मेमोरी में ज्यादा गहराई, ज्यादा इमोशनल चार्ज और ज्यादा डिटेल्स के साथ चिपका देती है। वो याद मानो हमारी चेतना पर जल सी जाती है। मेंटल हाइलाइटर, हाँ, ये समझने में काफी मदद करता है। तो इस वजह से बुरी यादें ज्यादा पक्की और ज्यादा क्लियर होती हैं। हाँ बिल्कुल। और जो ब्रेन इमेजिंग स्टडीज होती हैं वो भी यही दिखाती हैं। अच्छा। हाँ, जब लोगों से उनकी दर्दनाक या बहुत नेगेटिव यादों को याद करने को कहते हैं तो उनके दिमाग के वो हिस्से ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं जो सेंसरी डिटेल्स को प्रोसेस करते हैं। उस वक्त क्या दिखा था, क्या आवाजें थी, कैसी गंध थी, फिजिकली कैसा महसूस हुआ था। ओ, पूरी डिटेल याद रहती है। एग्जैक्टली। इसी कारण ऐसी यादों को कभी-कभी फ्लैश बल्ब मेमोरीज कहते हैं। फ्लैश बल्ब मेमोरीज। हाँ, जैसे कैमरे का फ्लैश चमकने पर एक पल के लिए सब कुछ एकदम साफ और डिटेल नजर आता है ना। हाँ हाँ। ये यादें भी वैसी ही अचानक और स्पष्ट रूप से कौन जाती हैं, अक्सर सालों बाद भी। और अच्छी पॉजिटिव यादों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उनमें क्या अलग प्रोसेस होता है? देखिए, पॉजिटिव अनुभवों के दौरान दूसरे तरह के केमिकल्स जैसे डोपामीन रिलीज होते हैं। डोपामीन, हाँ, फील गुड हार्मोन। बिल्कुल, जो खुशी, रिवॉर्ड और संतुष्टि की फीलिंग से जुड़े हैं। ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये केमिकल्स एमिगडाला को उतना तेज अलर्ट सिग्नल नहीं भेजते। नहीं वे स्ट्रेस हार्मोन जैसी अर्जेंसी या खतरे वाली मार्किंग करते हैं। अच्छा। तो अच्छी यादें बनती जरूर हैं, हिप्पोकैम्पस उन्हें रिकॉर्ड भी करता है, पर उन पर वो इमरजेंसी या मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लेबल नहीं लगता। इसलिए वे अक्सर उतनी गहरी, उतनी डिटेल्ड और उतनी ना मिटने वाली छाप नहीं छोड़ पाती जितनी नेगेटिव यादें छोड़ जाती हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ऐसा भी है कि हम बुरी बातों पर सोचते ज्यादा हैं? मतलब उन्हें दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं? हाँ, ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम प्रोसेसिंग डेप्थ डिफरेंस कह सकते हैं। मतलब सोचने की गहराई में अंतर। प्रोसेसिंग डेप्थ डिफरेंस, ओके। जब हमारे साथ कुछ बुरा या अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमारा दिमाग नेचुरली उस पर ज्यादा गहराई से सोचने लगता है। हम उसका एनालिसिस करने लगते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी, दूसरे की क्या गलती थी। हाँ, वो क्या होता अगर वाला लूप चलने लगता है। बिल्कुल। इसे फ्यूचर में कैसे रोकूं, क्या ये फिर से हो सकता है। हम अनजाने में ही उस घटना को, उस बातचीत को, उस अनुभव को मन ही मन बार बार चलाते हैं, उलट पलट कर देखते हैं। हाँ, ऐसा होता तो है, जिसे शायद रुमिनेशन कहते हैं, जुगाली करना। बिल्कुल, यही वो रूमिनेशन है। ये जो बार बार सोचना है, भले ही उस वक्त हमें परेशान करें, दुखी करें, लेकिन ये उस नेगेटिव मेमोरी तक पहुंचने वाले जो न्यूरल पाथवेज हैं, जो रास्ते हैं दिमाग में, उनको और मजबूत बनाता जाता है। अच्छा। जैसे किसी कच्ची पगडंडी पर बार बार चलने से वो एक पक्का रास्ता बन जाता है ना। हाँ हाँ। वैसे ही रूमिनेशन उस बुरी याद के रास्ते को हमारे दिमाग में गहरा और आसान बना देता है। नतीजा ये होता है कि वो याद बाद में बहुत आसानी से, कई बार बिना किसी वजह के भी दिमाग में आ जाती है। और अच्छी बातों के साथ हम ऐसा नहीं करते। आमतौर पर नहीं। जब कुछ अच्छा होता है हम उसका मजा लेते हैं, खुश होते हैं, पर हम शायद ही कभी रुककर उसका इतना गहरा एनालिसिस करते हैं। सही बात है। हम ये नहीं सोचते कि अरे वाह, आज का दिन इतना अच्छा क्यों बीता, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या ये दोबारा हो सकता है, इसे कैसे पक्का करूं। हम बस उस खुशी को महसूस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो सोचने की गहराई का फर्क है, ये यादों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, जिसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, उस पर बहुत गहरा असर डालता है। मतलब ज्यादा सोचने से नेगेटिव यादें और पक्की हो जाती हैं। हाँ, ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ। मैंने ऐसा भी सुना या पढ़ा है कि एक नेगेटिव कमेंट का असर कई सारी तारीफों पर भारी पड़ जाता है। जैसे किसी ने आपके काम पर 100 अच्छी बातें कही हो, पर एक बुरी बात कह दी तो अक्सर वही एक बुरी बात मन में घूमती रहती है। हाँ। क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी सच है? ये बिल्कुल सच है, और ये नेगेटिविटी बायस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर और उनके साथियों ने इस पर काफी रिसर्च की है। अच्छा। हाँ, और इसे बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड प्रिंसिपल का नाम दिया है। मतलब बुरे का प्रभाव अच्छे से ज्यादा मजबूत होता है। बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड। हाँ, उनके शोध और कई दूसरी स्टडीज से पता चलता है कि नेगेटिव घटनाओं, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव जानकारी का जो साइकोलॉजिकल वजन है, उनका जो इम्पैक्ट है, वो बराबर की पॉजिटिव चीजों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है।
कहीं ज्यादा, कितना ज्यादा? एक बुरी घटना का असर एक अच्छी घटना से कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। बॉम्बेस्टर का शो तो यहाँ तक कहता है कि रिश्तों को बैलेंस रखने के लिए हर एक नेगेटिव इंटरैक्शन के लिए शायद 5 पॉजिटिव इंटरैक्शन लग सकते हैं। 5 गुना ज्यादा? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब जैसे एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। यही वजह है कि स्कूल या कॉलेज के दिनों में हुई कोई बेइज्जती की घटना, कोई पब्लिक फेलियर या किसी करीबी का दिया धोखा दशकों बाद भी हमें इमोशनली परेशान कर सकता है। वो एकदम क्लियर याद रह सकता है जैसे कल ही हुआ हो। हाँ बिल्कुल। जबकि उसी दौरान बिताए गए सैकड़ों नॉर्मल अच्छे दिन जिनमें कुछ खास बुरा नहीं हुआ, वे सब मिलकर शायद एक धुंधली सी हल्की सी याद बनकर रह जाते हैं। वो नेगेटिव घटना हमारी लाइफ की टाइमलाइन पर एक नुकीले पत्थर की तरह, एक अलग पहचान वाले लैंडमार्क की तरह खड़ी रहती है। उसे इग्नोर करना या भुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन नेगेटिव यादों का हमारी सोशल लाइफ पर, हमारे रिश्तों पर और हम खुद को कैसे देखते हैं, मतलब हमारी आइडेंटिटी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ परेशान ही करती हैं या इनका कोई और मकसद भी है? इनका बहुत गहरा असर पड़ता है, और ये सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होती। इनका एक इम्पॉर्टेंट सोशल और पर्सनल फंक्शन भी है। अच्छा, क्या फंक्शन? ये नेगेटिव यादें हमें सबक सिखाती हैं, किस पर भरोसा कर सकते हैं, कहाँ अपनी बाउंड्रीज बनानी है, किन लोगों या सिचुएशन से बचकर रहना है। लर्निंग्स। हाँ, किसने हमें पहले धोखा दिया था, कौन से रिश्ते फेल हुए और क्यों हुए, हमने पास्ट में क्या सोशल गलतियां की जिनसे हमें शर्मिंदगी हुई, ये सब याद रखना हमें फ्यूचर के रिश्तों और फैसलों में ज्यादा समझदार और सावधान बनाता है। यानी ये अनुभव हमें एक तरह से ज्यादा प्रैक्टिकल या कहीं की दुनियादारी सिखाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सबक सिखाने वाली कहानियों की पर्सनल लाइब्रेरी बन जाती हैं। ये हमें बताती हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे हो सकते हैं और हमें किन चीजों से अलर्ट रहना है। और बात इससे भी आगे जाती है। कई बार हम अपनी पहचान, अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो भी इन्हीं जख्मों और स्ट्रगल्स के आसपास बनाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे, मैं वो इंसान हूं जिसने उस मुश्किल दौर का सामना किया और उससे उभर कर निकला, या उस धोखे ने मुझे सिखाया कि अपनी कीमत समझना कितना जरूरी है। हमारी नेगेटिव यादें अक्सर हमारी जिंदगी की कहानी, हमारा जो पर्सनल नैरेटिव है, उसका एक डिसाइसिव हिस्सा बन जाती हैं। और पॉजिटिव यादों का पहचान बनाने में उतना रोल नहीं होता? पॉजिटिव अनुभव हमें खुशी देते हैं, लाइफ में रंग भरते हैं, वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं कि हमेशा हमारी आइडेंटिटी को उतनी गहराई से बदलें या उतने फंडामेंटल सबक सिखाएं जितने कभी-कभी नेगेटिव अनुभव सिखा जाते हैं। अच्छा। वो हमारी कहानी के अच्छे चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कहानी को नया मोड़ देने वाले, कैरेक्टर को बदलने वाले या मजबूत बनाने वाले पल अक्सर नेगेटिव अनुभवों से ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं। एक और बात मेरे मन में आ रही है, ऐसा क्यों होता है कि अच्छी चीजों से मिलने वाली खुशी अक्सर जल्दी कम हो जाती है? जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से पैसे बचाकर अपनी सपनों की गाड़ी खरीदी। शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट और खुशी होती है। हाँ, बिल्कुल। पर कुछ ही हफ्तों या महीनों में वो गाड़ी रोजमर्रा की चीज लगने लगती है। वो खास एहसास कम हो जाता है। लेकिन अगर उसी गाड़ी का कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी याद शायद ज्यादा समय तक ताजी रहती है। आपने एक और बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ इशारा किया है। इसे हेडोनिक एडॉप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक एडेप्टेशन? हाँ, या कभी-कभी हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। इसका बेसिक आइडिया यह है कि हम इंसान पॉजिटिव बदलावों और अच्छी चीजों के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। अच्छा। चाहे वो नई नौकरी हो, सैलरी हाइक हो, नया घर हो या कोई बड़ी अचीवमेंट हो, कुछ समय बाद वो नई सिचुएशन या चीज हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन जाती है। हाँ, होता है ऐसा। हमारी उम्मीदों का जो बेसलाइन लेवल है वो बढ़ जाता है और उस चीज से मिलने वाली शुरुआती खुशी या एक्साइटमेंट फीकी पड़ जाती है। हम उस ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं अगली खुशी की तलाश में। मतलब हम खुशी के भी आदी हो जाते हैं और फिर वो उतनी खास नहीं लगती। बिल्कुल, हमारा इमोशनल सिस्टम उसे अपना लेता है और फिर उसे नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन नेगेटिव घटनाओं, खासकर बड़ी घटनाओं जैसे कोई एक्सीडेंट, लॉस या इमोशनल ट्रॉमा, उनके साथ ऐसा कम होता है। वो आसानी से हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं बनती। वो सालों बाद भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही इमोशनली इंटेंस महसूस हो सकती हैं। वे हमारे सिस्टम में पूरी तरह घुल-मिल जाने का जैसे रेजिस्ट करती हैं। तो ये तो पॉजिटिव यादों के लिए डबल मार हो गई।
एक तो वे दिमागी स्तर पर कमजोर तरीके से स्टोर होती हैं हाँ और ऊपर से हम उनके एहसास के आदी भी जल्दी हो जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पॉजिटिव यादें न सिर्फ कमजोर मेंटल हाइलाइटर के साथ इनकोड होती हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उतनी जरूरी नहीं मानी जाती, राइट। बल्कि हेडोनिक अडेप्टेशन की वजह से उनका इमोशनल असर भी टाइम के साथ जल्दी धुंधला जाता है। जैसा आपने गाड़ी का उदाहरण दिया, नई गाड़ी की महक और एक्साइटमेंट तो कुछ टाइम में चले जाते हैं, हाँ। लेकिन उसमें हुए एक्सीडेंट से जुड़ा डर या गुस्सा ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। तो इन सब का आज के समय में क्या मतलब है? अब जब हम गुफाओं में नहीं रहते और रोज जंगली जानवरों का सामना नहीं करना पड़ता, तो इस नेगेटिविटी बायस का हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या रेलेवेंस है? क्या ये अभी हमारे लिए फायदेमंद है या ये एक बोझ बन गया है? ये आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे जरूरी सवाल है। मॉडर्न दुनिया में जहां फिजिकल सर्वाइवल के खतरे बहुत कम हो गए हैं, हाँ। ये नेगेटिविटी बायस कई बार फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक, मतलब मैल अडेप्टिव साबित होता है। अच्छा, कैसे? प्रॉब्लम यह है कि हमारा लाखों साल पुराना दिमागी ढांचा अभी भी मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस को पुराने खतरों की तरह ही लेता है। ओह। सोशल मीडिया पर मिला एक नेगेटिव कमेंट, ऑफिस में हुई कोई छोटी सी गलती, किसी कलीग की क्रिटिसिज्म या ट्रैफिक जाम में फंसना, हमारा एमिगडाला इन सब को भी एक पॉसिबल खतरे के रूप में देख सकता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर सकता है। मतलब दिमाग आज के छोटे-मोटे स्ट्रेस पर भी ओवर रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल। खतरा शायद उतना बड़ा नहीं है या फिजिकली हार्मफुल नहीं है, पर दिमाग की प्रतिक्रिया वैसी ही हो सकती है जैसी किसी असली बड़े खतरे पर होती। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है बढ़ती हुई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम में कमी और खुद के बारे में लगातार नेगेटिव विचार। जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं। हम अपनी फेलियर्स और कमियों को जरूरत से ज्यादा वजन देने लगते हैं और अपनी सक्सेस और स्ट्रेंथ्स को कम आंकते हैं। और आजकल के डिजिटल युग, खासकर सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? सोशल मीडिया इस टेंडेंसी को और ज्यादा हवा देता है। आप देखिए, नेगेटिव खबरें, कंट्रोवर्सी और अफवाहें अक्सर ज्यादा तेजी से फैलती हैं। हाँ, ये तो है। क्योंकि हमारे नेगेटिविटी बायस के कारण हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्लिक करते हैं और शेयर करते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग या गंदे कमेंट्स कई सारी तारीफों के असर को भी खत्म कर सकते हैं। सही बात है। हम अनगिनत पॉजिटिव या नॉर्मल पोस्ट्स को स्क्रॉल करते हुए उस एक नेगेटिव कमेंट या दुखद खबर पर जाकर अटक जाते हैं जो हमें परेशान करती है। संक्षेप में, हमारा पुराना खतरा पहचानने वाला दिमागी सिस्टम आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली, लगातार तुलना करने वाली और अक्सर क्रिटिकल दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, और इसका नतीजा बेवजह का मेंटल स्ट्रेस और दुख है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी इस दिमागी बनावट के गुलाम हैं? क्या इस नेगेटिव झुकाव का कोई तोड़ नहीं है, या इसे बैलेंस करने के लिए कुछ किया जा सकता है? नहीं, हम बिल्कुल भी गुलाम नहीं हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कदम है इस बाइस के बारे में जानना और जागरूक होना। अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। ये समझना कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, ये अपने आप में कंट्रोल पाने की दिशा में पहला कदम है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ क्यों झुकता है, तो आप उसकी रिएक्शंस पर सवाल उठा सकते हैं। अच्छा। इसके बाद कई ऐसे तरीके हैं जो इस झुकाव को कॉन्शियसली बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। वो तरीके क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स देंगे? जरूर। एक बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता का अभ्यास। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। जैसे रोज रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी समय 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप उस दिन थैंकफुल महसूस करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये जानबूझकर हमारे ध्यान को लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर फोकस करता है, जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके। और दूसरा तरीका है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को सेवर करना, मतलब सकारात्मक अनुभवों का स्वाद लेना। सेवर करना मतलब जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई टेस्टी खाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, नेचर की ब्यूटी, तो उसे बस यूं ही गुजरने ना दें। एक पल रुकें, उसे पूरी तरह महसूस करें, अपनी सारी सेंसेस का यूज करें। अच्छा। उस खुशी को, उस एहसास को अपने अंदर सोखें, बाद में उसे याद करें, किसी से शेयर करें या उसके बारे में लिखें। यानी अच्छी यादों को भी वही इम्पोर्टेंस और ध्यान देना जो बुरी यादें अक्सर अपने आप खींच लेती हैं। बिल्कुल। आप पॉजिटिव यादों को भी मेंटल हाइलाइटर से मार्क कर रहे हैं एक तरह से। तीसरा तरीका है पॉजिटिव यादों को दोहराना, रिहर्सल ऑफ पॉजिटिव मेमोरीज। अच्छा। जैसे हम अनजाने में बुरी बातों को मन में दोहराते रहते हैं, रूमिनेट करते हैं, हाँ, वैसे ही जानबूझकर अच्छी यादों को, अपनी सक्सेस को, तारीफों को, खुशी के पलों को याद करें, उन्हें अपने मन में फिर से जिएं।
ओके। ये प्रैक्टिस पॉजिटिव यादों से जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करती है, ठीक वैसे ही जैसे रूमिनेशन नेगेटिव यादों के रास्ते को पक्का करता है। ये तरीके पॉजिटिव यादों को वही गहराई, वही प्रोसेसिंग डेप्थ और वही दोहराव देते हैं जो नेगेटिव यादों को नेचुरली मिल जाता है। और क्या कोई प्रोफेशनल हेल्प जैसे थेरेपी वगैरह भी इसमें काम आती है? हाँ बिल्कुल, खास तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT इसी तरह के नेगेटिव सोच के पैटर्न और बायसेस पर काम करने में बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। CBT। हाँ, CBT हमें अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानने, उनकी सच्चाई को परखने और उन्हें चैलेंज करने में मदद करती है। ये सिखाती है कि कैसे हम सबूतों के आधार पर चीजों को इवैल्यूएट करें, नेगेटिव जानकारी को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की अपनी आदत को बदलें और सिचुएशंस को ज्यादा बैलेंस्ड और रियलिस्टिक नजरिए से देखना सीखें। ओके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये नेगेटिविटी बायस हमारे दिमागी डिजाइन में कोई खराबी या डिफेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा फीचर है जिसने शायद हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की, लेकिन आज की रिलेटिवली सेफ लाइफ में हमें कॉन्शियसली जानबूझकर अपने इस मेंटल झुकाव को बैलेंस करना सीखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। हमें अपने मेंटल बही खाते में पॉजिटिव अनुभवों को भी बराबर का वजन देना सीखना होगा। दिमाग भले ही बुरी बातों को ज्यादा याद रखने के लिए बना हो, पर हम उसके कैदी नहीं हैं। अवेयरनेस, समझ और लगातार प्रैक्टिस से हम अपनी जिंदगी की कहानी को और उसे याद रखने के तरीके को ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। ये जानना वाकई राहत देता है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी और इसे बदला जा सकता है। हाँ, और जब हम ये समझ जाते हैं तो एक विचार या एक सवाल मन में आता है। क्या? सोचिए, अगर हम सचेत रूप से रोजमर्रा की छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को, एक अच्छी सुबह की चाय, किसी की स्माइल, कोई पूरा हुआ छोटा सा काम, उतनी ही शिद्दत, उतने ही ध्यान और उतनी ही गहराई से याद करने और महसूस करने की प्रैक्टिस करें, जितनी शिद्दत से नेगेटिव यादें अक्सर हमें पकड़ लेती हैं। अगर हम जानबूझकर अच्छी यादों को भी हाईलाइट करें, उन पर रुकें, उन्हें सेवर करें, उन्हें दोहराएं, हाँ, तो क्या इससे हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया, उसका जो ओवरऑल नैरेटिव है, वो ही बदल सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या खुशी केवल महसूस करने की चीज है, या उसे याद रखना, उसे सहेजना भी एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आप सबको उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस तरह की और भी गहन पड़ताल और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें टॉक इन हील पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सिया।